Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। हेलो स्टूडेंट, आई एम सचिन मोदी और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एनालॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा दिक्कत होती है कि सर एनालॉजी के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन है ये पूरा एनालॉजी पर डिपेंड करता है, एनालॉजी पर है ये। और आज इस सेशन के अंदर हम ले रहे हैं 50 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर ये 50 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो रेलवे का एग्जाम होगा, जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप एक अच्छी कमांड अपने इस टॉपिक पर बना लेते हैं। क्योंकि ये शॉर्ट है कि अगर रेलवे या अगर हम बात करते हैं सीजीएल के अंदर, तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हमेशा दिक्कत आती है कि कैसे, किस तरह से एनालॉजी के क्वेश्चन पर अपनी कमांड बनाई जाए। एज यू नो दैट कि एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं ये एक वाइड एरिया से पूछे जा सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज से क्वेश्चन बनाया जा सकता है और पूछा जा सकता है। तो चलिए, मैं आपको आज इस सेशन में बताऊंगा कि कैसे, किस तरह से आप एनालॉजी के क्वेश्चन पे डील कर सकते हैं, कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन, हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है कि डायरेक्शंस क्या हैं क्वेश्चंस की, किस तरीके से यहाँ पे कहा गया है आपको। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू गिवन वर्ड्स ऑन वन साइड ऑफ दिया हुआ है आपको प्रोपोर्शन का साइन, एंड वन वर्ड इज गिवन ऑन अनदर साइड ऑफ प्रोपोर्शन साइन, while another word is to be found from the given alternatives having the same relationship with this word as the given pair has. Select the best alternative. So what is the meaning of this? इसका मतलब समझा देता हूँ। एनालॉजी में क्या होता है कि आपके पास कुछ इस तरह का एक सिंबल होगा, है ना। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर और उसके राइट हैंड साइड पर आपके पास हमेशा कुछ वर्ड्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन जो है कई तरीकों से पूछा सकता है। जैसे यहाँ पे ए दिया, उसके बाद यहाँ पे बी दिया, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से प्रोपोर्शन का साइन रहेगा, देन सी दे करके यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताइए आप क्या आएगा। तो सिंपली समझ जाओ कि ए का बी से जो रिलेशन होगा वही सी का डी से रिलेशन होगा। तो कुछ इस तरह के रिलेशन आपको फाइंड आउट करने होंगे। ये जस्ट एन एग्जाम्पल था कि क्या होगा। यहाँ पर ए की जगह किसी देश का नाम हो सकता है, किसी देश की करेंसी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम हो सकता है, कोई पर्टिकुलर हॉबी हो सकती है, तो कुछ भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एनालॉजी के क्वेश्चन आपके वर्ड्स पे, नंबर्स पे, ठीक है, और भी कई तरह की चीजों पे पूछा जा सकता है। तो चलिए मूव करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है लक्षद्वीप और देन लिखा हुआ है कावरती। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट हिंदी में चाहते हैं ध्यान रखिएगा, मैं उन्हें यहाँ पर लिख रहा हूं। तो लक्षद्वीप का कावरती से क्या रिलेशन होगा, और जो रिलेशन लक्षद्वीप का कावरती से होगा वही रिलेशन हमें आगे फाइंड आउट करना होगा। और दिया हुआ है अंडमान एंड निकोबार। अब देखो यहां पे दिया हुआ है अंडमान निकोबार और यहां पर हमें दूसरा फाइंड आउट करना है। देखिए, जैसे अंडमान निकोबार आता है, हो सकता है कई सारे लोगों को पता हो लक्षद्वीप और कावरती का आपस में क्या रिलेशन है, लेकिन हो सकता है कई लोगों को नहीं भी पता हो। तो मैं आपको बता दूं, देखो कावरती जो है ये है कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल है, लेकिन ये किस स्टेट की कैपिटल है, ये है लक्षद्वीप की कैपिटल। क्लियर है? यानी हम ये कह सकते हैं कि लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कावरती। अगर किसी को याद है, किसी का जीएस बहुत अच्छा है, अगर उसको पता है कि 29 स्टेट है, उनकी क्या कैपिटल है, तो उसके लिए क्वेश्चन ईजी है। लेकिन जिसे नहीं पता होगा उसके लिए क्वेश्चन बिट डिफिकल्ट हो सकता है। फिर उसको ये पता होना चाहिए कि अगला जो यहाँ पर स्टेट दिया जा रहा है उसको किस तरीके से रिलेट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अंडमान एंड निकोबार, है ना। ऑप्शन में देखिए दमन दिया हुआ है, पोर्ट ब्लेयर दिया हुआ है, दमन दिया हुआ है, पौंडीचेरी दिया हुआ है और सिलावासा दिया हुआ है। अब आपको पता तो लग ही गया था कि लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो है कावरती और अंडमान निकोबार ये वन ऑफ द फेमस कह सकता है कि स्टेट का नेम है। और यहां पर इसकी राजधानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जरूर याद होगी और उन्होंने आंसर दिया भी होगा। डेफिनेटली उन्होंने आंसर कहा होगा कि यस सर ये हमारा आंसर है ABCD, जो कि उन्हें पता है। लेकिन मैं आपको अपने एंड पे बता देता हूं कि अंडमान निकोबार का जो कैपिटल होता है उसको हम बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर होगा। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट और उनकी कैपिटल पर बेस था। क्लियर है? यहां पर क्या था? स्टेट और उनकी कैपिटल पर ये बेस था। ठीक है,
चलिए, तो पहला क्वेश्चन अगर आपका क्लियर है, अगर आपको लगता है कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है, तो फिर अब हमें यहां पर मूव करना होगा सेकंड क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, बात करते हैं रैट, कैट, वर्म और देन क्वेश्चन मार्क। देखो, रैट की अगर मैं बात करता हूं तो रैट का मतलब यहां पे हो जाता है चूहा, ओके, और कैट का मतलब यहां पे हो जाता है बिल्ली। अब देखो, चूहा और बिल्ली अगर हमें पता है सबसे ज्यादा ये आपस में फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। चूहा यहां दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है बिल्ली। अब यहां पर वर्म का मतलब समझ जाइए, कीड़े मकोड़े की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कीड़े मकोड़े यहां पर हैं, वर्म का मतलब एक तरह से, और इसको बोला गया इससे किससे रिलेट करोगे। अब ये आप तब फाइंड आउट कर पाओगे ना जब आपका यहां पे पता हो कि चूहे का बिल्ली से क्या रिलेशन है, किस तरह से रिलेशन है। देखो, कीड़े मकोड़े देने के बाद नीचे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फिशिंग, अर्थ, बर्ड और सिल्क। ये 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको देखना है क्लोजली सबसे बेस्ट रिलेशनशिप क्या आ सकता है। देखिए स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, ये जो चूहा है, ठीक है, इस चूहे को कौन खाता है, इसे बिल्ली खाती है। खाती नहीं खाती है, यानी जहां चूहा दिखा झपटा मार लेते हैं उसको खा जाती है। यानी कि कह सकते हैं ना, बिल्ली का जो फूड है वो क्या है, चूहा है। तो अब ये देखो, कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, यहाँ पे फिशिंग, अर्थ, बर्ड और सिल्क। आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर देना है, तो सबसे बेस्ट आंसर ये आता है कि जो यहाँ पे बर्ड होगा, पक्षी जो होंगे, ठीक है, पक्षी का भोजन क्या होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जहां भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां भी होते हैं, वो उनका क्या होता है, भोजन होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका बर्ड, यानी कि ऑप्शन सी। तो हम ये कह सकते हैं कि चूहे को जो खाता है वो बिल्ली होता है, मतलब बिल्ली होती है जो चूहे को खाती है, यानी उनके फूड पर ये है। और कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, पक्षी खाते हैं। तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो सी बनता है। क्लियर है गाइस? चलिए, तो अगर आपका आंसर भी ये है तो बिल्कुल आप अपने मार्क्स को जोड़ सकते हैं, आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यस आपका आंसर गलत हो गया है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉकिंग, रनिंग। देखो, यहां पे दिया हुआ है वॉकिंग। अब वॉकिंग को यहां पर मैं कह सकता हूं घूमना, क्या बोल सकता हूं, घूमना मैं बोल सकता हूं। और यहां पे दिया हुआ है रनिंग। रनिंग को यहां पर जो बोला जाता है वो है दौड़ना, क्या बोल सकते हैं, दौड़ना बोला जाता है। तो वॉकिंग, वॉकिंग से रनिंग। और यहां पर क्या दिया हुआ है, स्माइलिंग। स्माइलिंग को यहां पर जो मीनिंग दिया हुआ है, हंसना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हंसना। और देन यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट, बात यह है समझने वाली, वॉकिंग को रनिंग से और स्माइलिंग को हमें ढूंढना है, आंसर फाइंड आउट करना है, क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर नहीं बनेगा। तो समझिए इस बात को। घूमना, अगर हम काफी स्लो प्रोसेस से घूम रहे हैं, सुबह सुबह अपनी हेल्थ के लिए घूम रहे हैं, तो हम बहुत धीरे धीरे जा रहे होते हैं। और इसी का थोड़ा फास्ट बनाएं तो क्या कहेंगे, दौड़ना कहेंगे। यानी धीरे धीरे घूमना होता है और तेज दौड़ना होता है। ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं। धीरे चलना, तेज भागना, धीरे चलना, तेज भागना, ठीक है। केवल हंसना, हंसने का मतलब जस्ट अ स्माइल, आप स्माइल दे रहे हैं। पर हंसने का मतलब क्या, अब बहुत हंसना। और बहुत हंसना क्या होता है, फीलिंग होता है, नहीं, ये कभी फीलिंग नहीं होता। लाफिंग, बहुत तेज हंसना। लाफिंग यहां पे जो इंडिकेट करता है, लाफिंग यहां पे इंडिकेट करता है आपके बहुत तेज हंसने को। किसको इंडिकेट करता है, बहुत तेज हंसने को। तो हम यहां पे बोलेंगे बहुत तेज हंसना। और बहुत तेज हंसना यहां पर किससे रिलेट हो रहा है, आपके लाफिंग से रिलेटेड हो रहा है। वीपिंग, ये इसका अपोजिट चला गया है, ठीक है, ये कह सकते हैं इसका एंटोनिम है, क्योंकि हंसने का अपोजिट होता है रोना। लेकिन यहाँ पे तो ये इसी की कह सकते हैं इंटेंस एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि चलना और बहुत तेज चलना। तो इसकी इंटेंसिटी है कि तेज हो गया है ये। तो सेम इसी तरह से इंटेंसिटी है हंसना और बहुत तेज हंसना, यानी उसकी बहुत तेज इंटेंसिटी है, बहुत अच्छी इंटेंसिटी क्या है, लाफिंग, वो हो जाती है। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि यस, हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यस, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो मूव करते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो, स्किर्मिश, वॉर, डिजीज, वॉट। देखो स्किर्मिश, अब स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट के माइंड में ये आता है सर, अगर कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग हमें पता नहीं होता, क्या किया जाए। स्किर्मिश यहां पे दिया हुआ है और यहां पे दिया हुआ है वॉर, क्या दिया हुआ है, वॉर दिया हुआ है। देन इसी तरीके से डिजीज दिया गया है ना, और यहां पे दिया गया क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो स्किर्मिश का मीनिंग क्या होता है।
देखो वॉर क्या होता है, पहले तो आप ये देखो वॉर क्या होता है। वॉर होता है एक बड़ी लड़ाई, क्या होता है, एक बड़ी लड़ाई, यानी बड़े लेवल पे लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, जो किन्हीं दो देशों के बीच में हो सकती है, किन्हीं दो स्टेट के बीच में हो सकती है, किन्हीं दो गुट के बीच में हो सकती है। एक अच्छी खासी लड़ाई होना जिसमें लोग मर रहे होते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होना, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होना, उसको हम बोलते हैं लड़ाई, ठीक है। स्क्रिमिश का मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, छोटे गुटों में जो लड़ाई होती है, छोटे गुटों में होने वाली लड़ाई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्क्रिमिश। क्या बोलते हैं, स्क्रिमिश बोलते हैं। यानी कि जो छोटे गुट होते हैं, 4-5 लोग लड़ लिए, ठीक है, एक गुट में 4-5 लोग, दूसरे गुट में 4-5 लोग, वो लड़ लिए। स्कूल में छोटी मोटी फाइट हो जाना, किन्हीं दो स्टेटों के बीच में बातें होना, किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में बातें होना। तो छोटी लेवल पे जो होने वाली लड़ाई होती है, ध्यान रखना, स्मॉल लेवल पे, हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्मॉल लेवल पे जो लड़ने वाली लड़ाई होती है उसको स्क्रिमिश बोला जाता है। इसी तरह से वॉर की हम बात करते हैं तो वॉर एक बड़े लेवल पे होता है, ठीक है, बड़े लेवल पे होता है, बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, बहुत ज्यादा रिवेज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉर। अब यहां पर डिजीज, डिजीज तो आप सभी जानते हैं, मीनिंग इज बीमारी। क्या है, बीमारी है। बीमारी छोटी मोटी भी हो सकती है, बीमारी जैसे हम बोलते हैं ना, खांसी हो जाना, जुकाम होना, ठीक है, उस लेवल की हम बीमारी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजीज हमेशा छोटे लेवल पे होती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन बड़े लेवल पे आप इस चीज़ को देखना, क्योंकि छोटी लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई होना, वॉर होना, बीमारी, तो बीमारी को क्या बोलते हैं, ठीक है, एक बड़े लेवल पे बोलते हैं महामारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महामारी होना, यानी कि सबको हो रही है, अगर 100 में से देखा जाए तो 90% उससे सफ़र कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महामारी। बीमारी का एक बड़ा लेवल होता है महामारी। अब वो क्या है, देखो मेडिसिन यहाँ दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, मेडिसिन दवाई, एक क्या दिया हुआ है, पेशेंट, रिलेट नहीं करते। एपिडेमिक, क्या बोलेंगे, एपिडेमिक, यस। तो एपिडेमिक का जो मीनिंग होता है वो महामारी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, महामारी को इंडिकेट करता है। और दिया हुआ है फिर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं बनेगा। तो सिंपल स्टूडेंट, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यस, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्लियरली हम भी कह सकते हैं यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारी यहाँ पर वोकैब भी अच्छी हो और हम इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी कर सके। तो चलिए मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, कहा गया है कोहेरेंट और कंसिस्टेंट। देखो कोहेरेंट है ना, और यहां पे दिया हुआ है कंसिस्टेंट। तो कोहेरेंट और कंसिस्टेंट यहां पे दिया हुआ है और इरेट यहां पे दिया हुआ है। अब देखो, अब आपको ये समझना पड़ेगा कोहेरेंट, कंसिस्टेंट, इरेट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से जुड़ेगा। देखो कोहेरेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एक समान, क्या बोलते हैं, एक समान होना, इसे हम बोलते हैं कोहेरेंट। और कंसिस्टेंट का मतलब भी क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होना। तो कंसिस्टेंट का मतलब लगातार होना, तो लगातार होना या कंसिस्टेंट होना, लगातार होना, एक जैसा रहना, तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। कई बार हम बोलते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी फॉर्म को कंसिस्टेंट रखा, यानी एक समान रखा। हो सकता है कई बार ऐसा भी स्टेटमेंट आता है कि हाँ, पिछले मैच में भी युवराज सिंह ने अपना सेंचुरी को कंटिन्यू रखा है, इस मैच में उन्होंने इस बार भी सेंचुरी रखी है। तो कंसिस्टेंटली फॉर्म रहना, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है एक जैसी फॉर्म रहना, अच्छी खासी फॉर्म रहना, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और यहाँ पे कोहेरेंट, कोहेरेंट का मीनिंग भी क्या होता है, एक जैसा रहना होता है। तो आपको पता लगा कि बोथ आर द सिनोनिम्स। ये क्या हुए, सिनोनिम्स पर क्वेश्चन बेस्ड था, सिनोनिम्स पे था कि कोहेरेंट होना, कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, जब आपको पता लगा कि ये दोनों सिनोनिम्स हैं, तो फिर अब आपको क्या करना था, ये फाइंड आउट करना था कि इनका मीनिंग क्या आएगा। अब देखो पहला वाला, अब बिफोर मूविंग टू द आंसर पहले तो ये देखते हैं इरेट का मीनिंग क्या होता है। देखो इरेट को यहां पर आप कह सकते हो इरिटेट करना, इरेट लाइक इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना। इसको आप ऐसे जोड़ो, क्या दिलाना, गुस्सा होना या गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, कुदरत होना, समझ रहे हैं, यानी कि गुस्सा होना, दैट इज कॉल्ड लाइक दिस, कुदरत होना। तो इरेट या इरिटेट हम इसे बोलते हैं और इनका मतलब होता है गुस्सा होना या गुस्सा दिलाना। अब और इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स की बात करते हैं। अनरीजनेबल, क्या अनरीजनेबल इसका एक सिनोनिम बन सकता है, नहीं, अनरीजनेबल इसका सिनोनिम नहीं बन सकता। फिर अनहैप्पी होना, मतलब उदास होना। देखो गुस्सा का मतलब इसका जो एंटोनिम है
वो उदास होना नहीं हो सकता। देखो उदास कब होता है, खुशी होना का एंटोनिम होता है उदास होना। उदास होना, परेशान रहना, वी कैन लाइक दिस, हाँ उसे हम कह सकते हैं। पर गुस्सा को हम अनहैप्पी से कभी नहीं रिलेट कर सकते। इरिटेटेड हो जाना, तो यहाँ पर इरिटेटेड वो उस फॉर्म में नहीं है क्योंकि इरिटेटेड ऑलरेडी इसके लिए ही इंडिकेट कर रहा है। तो फिर यहाँ पर हम इसकी बड़े लेवल पे बात करते हैं, और बड़े लेवल पे हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एंग्री होना। क्या बड़े लेवल पे बात करेंगे, एंग्री होना, क्योंकि कोहेरेंट यानी एक जैसा होना, कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार होना। तो गुस्सा होना और बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, तो यहाँ पर उसके लिए जो सबसे बेस्ट चॉइस बनता है वो बनता है एंग्री होना, यानी कि बहुत तेज गुस्सा होना। क्लियर है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बेस्ट चॉइस होगी वो बेस्ट चॉइस क्या होगी, हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगी। क्लियर है गाइस? चलिए तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है फिजिशियन, और फिजिशियन को रिलेट किया गया है ट्रीटमेंट से। अब एक फिजिशियन के पास हम क्यों जाते हैं? देखो फिजिशियन की अगर मैं बात करूं, फिजिशियन जो होता है वो आपकी नॉर्मल बीमारियों से या आपको फाइट करने में मदद करता है। वो आपको टैबलेट्स देता है ताकि आप उनके ऊपर फाइट कर सके और नॉर्मल बीमारी से बच सके। उसको हम बोलते हैं फिजिशियन। ठीक है, हमारे दांतों में भी दर्द होता है तो भी हम फिजिशियन के पास चल जाते हैं। हमारे हाथों में दर्द हो रहा है तो भी हम फिजिशियन के पास चल जाते हैं। हमें बुखार हो रहा है तो भी हम फिजिशियन के पास चल जाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं है तो यू नो फिजिशियन कैन हेल्प, वो हेल्प कर सकता है हमारी। लेकिन क्या करता है फिजिशियन, वो हमें ट्रीटमेंट देता है। वो क्या देता है, एक ट्रीटमेंट देता है। तो फिजिशियन को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कि फिजिशियन हमें मेडिसिन को लेने में हेल्प करता है, वो हमें ट्रीटमेंट देता है ताकि हम उस चीज़ से बच सकें। जज क्या करता है, जज का सबसे बेहतर काम क्या होता है, क्या वो कोर्ट होता है? नहीं, जज जजमेंट देता है। क्या देता है, जजमेंट देता है। फिजिशियन हमें ट्रीटमेंट देता है, हम ठीक हो सके। जज जजमेंट देता है ताकि सही हो सके। लॉयर नहीं हो सकता। पनिशमेंट, जज हमेशा पनिशमेंट नहीं देता, जज हमेशा कई बार फेवर का भी काम करता है। पनिशमेंट तब देता है जब आपकी कुछ गलती होती है। तो यहाँ पर जो टर्म यहाँ पर बनता है जज का, वो क्या बनेगा, जजमेंट बनेगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यस, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सर्कल, सर्कमफ्रेंस, स्क्वायर, व्हाट। देखो अब आपको ये आंसर करना पड़ेगा कि सर्कल को सर्कमफ्रेंस से कैसे रिलेट करेंगे और स्क्वायर को आगे कैसे रिलेट करेंगे। देखिए सर्कल क्या बोलते हैं, इसे वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त। सर्कमफ्रेंस परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो सर्कल जो हो गया वो सर्कमफ्रेंस से रिलेट हो गया है, और यहां पर आपसे क्या बोला है, स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे रिलेट करेंगे? देखो अगर आपने बेसिक मैथ्स भी पढ़ी होगी तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल को सर्कमफ्रेंस से ही क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि सर्कल यहाँ पर सर्कल का जो मेजरमेंट करता है बाउंड्री का, उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, और उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, है ना। तो स्क्वायर की बाउंड्री को मेजरमेंट करने के लिए क्या काम में लेते हैं, वॉल्यूम नहीं, एरिया नहीं, डायगोनल नहीं, यस पेरीमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पेरीमीटर बनेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिए गाइस, अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सर्कल सर्कमफ्रेंस, तो स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर को हम सिंपली यहाँ पे रूट कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं पेरीमीटर से। तो सिंपली वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेरीमीटर, बिकॉज इट विल मेजर द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। ये किसकी बाउंड्री को मेजरमेंट करती है, स्क्वायर की बाउंड्री को मेजरमेंट करती है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफ, और लाफ यानी कि जॉय, वीप, व्हाट। देखो लाफ का मतलब होता है हंसना, जॉय का मतलब होता है खुशी। तो ये हुआ हंसना, इसका मीनिंग हो गया आपके पास खुशी। ओके, और नेक्स्ट दिया हुआ है वीप। क्या दिया हुआ है, वीप। तो यहां पे दिया हुआ है वीप, और वीप के बाद यहां पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये देखना है कि वीप का आगे किससे रिलेट होगा, किस तरीके से रिलेट होगा। देखो हमें पता है हंसना और खुशी बोथ आर द सिनोनिम्स। क्या है, खुशी है, खुशी है, ये दोनों का मीनिंग एक तरह से, तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं ये सिनोनिम्स हैं।
क्या है, सिनोनिम्स। अब लाफ और जॉय अगर ये सिनोनिम्स हैं तो वीप का मतलब क्या होता है, वीप का मतलब दुखी होना होता है, वीपिंग यानी रोना, ठीक है। और रोता कब है, जब वो दुखी होता है, क्या होता है, दुखी होता है, दुखी होता है तब वो रोता है। तो वीप यहाँ पे रिलेट हुआ आपके रोने को लेके, दुखी होने से लेकर के। तो सिंपल, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, अब हमें क्वेश्चन मार्क के बाद ये देखना है, फाइंड आउट करना है आंसर क्या होगा। ग्रीफ, एक तो ग्रीफ दिया हुआ है, एक रिमोर्स दिया हुआ है ना। देखो ग्रीफ का मतलब क्या होता है और रिमोर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको दोनों का मतलब बता देता हूँ, ठीक है। आपके ये एड ऑन करेगा वोकैबुलरी में भी। ग्रीफ यहाँ पे दुखी को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, दुखी होने को, दुखी होने को ग्रीफ हम बोलते हैं यहाँ पे। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, दुखी होना होता है, क्या होना होता है, दुखी होना होता है। रिमोर्स का मतलब क्या होता है, रिमोर्स का मतलब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, और हमें उस काम का पछतावा होता है ना, पश्चाताप होता है, हमें ये बोल सकते हैं पश्चाताप होना या पछतावा होना, क्या होना, पछतावा होना। तो अगर हमें किसी चीज का दुख हो रहा है कि हमने वो क्यों किया, किस लिए किया, हमें उसका ग्रीफ हो रहा है, तो हम क्या हमें उसका क्या हो रहा है, रिमोर्स हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हमें पश्चाताप हो रहा है, हमें पछतावा हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिमोर्स, पछतावा होना। लेकिन ये आपके वीप से कभी रिलेट नहीं हो रहा, और वीप से रिलेट क्या होगा, ग्रीफ होगा, यस। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ग्रीफ, क्योंकि ग्रीफ का मीनिंग जो होता है वो दुखी होना होता है। अब आगे देखो, बेबी और पनिशमेंट दिया हुआ है, तो बेबी और पनिशमेंट कहीं पर भी रिलेट नहीं होता है। बेबी अलग चीज है, पनिशमेंट एक अलग चीज है, और वो इससे रिलेट नहीं हो रहे हैं। तो स्टूडेंट हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो सही आंसर क्या होगा, ग्रीफ होगा, क्योंकि ग्रीफ यहां पर इसको एक सही तरीके से जज कर रहा है। क्लियर है गाइस, चलिए। तो चलिए गाइस, अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मोक, पॉल्यूशन, वॉर, वॉट। देखो समझो, स्मोक और यहां पे दिया हुआ है पॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, पॉल्यूशन दिया हुआ है। स्मोक का मतलब क्या हुआ, स्मोक का मतलब हुआ यहां पे धुआं, क्या हुआ, धुआं हुआ। पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण हुआ, क्या हुआ, प्रदूषण यहां पे हुआ। तो स्मोक को पॉल्यूशन से यहां पे रिलेट किया है। और अब आपसे क्या पूछा है, वॉर, क्या पूछा है, वॉर यहां पे पूछा है। अगर स्मोक को पॉल्यूशन से रिलेट करना है तो वॉर को कैसे रिलेट करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, वो हमें पता करना है। तो सिंपल देखो, जब भी धुआं होता है, समझो ऐसे, जब भी धुआं होता है तो धुएं से क्या निकलता है, पॉल्यूशन। मतलब कह सकते हैं कि पॉल्यूशन जो होता है वो जब भी हम मान लो एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब धुआं होता है तो एयर पॉल्यूशन होता है, तो उससे हमें कई तरह की बीमारी होने का खतरा होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, जो अस्थमैटिक के जो पेशेंट होते हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन से हमें हमारी स्किन में रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो जब भी स्मोक होता है तो स्मोक से क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना। वार होने से क्या होता है, वार का मतलब समझ रहे हैं, लड़ाई होने से क्या होता है, लड़ाई होने से केवल बर्बादी होती है, नुकसान होता है और कुछ नहीं होता है। यानी कि जो देश 10 साल में बहुत आगे तरक्की कर सकता है वो 20 साल 30 साल पीछे चला जाता है, और फिर उसको वो गैप भरने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वॉर यहाँ पे जो क्रिएट करता है वो बर्बादी को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है, बर्बादी को क्रिएट करता है। अब बर्बादी को क्रिएट करता है तो आंसर क्या बनेगा वो देखो जरा। दिया हुआ डिस्ट्रक्शन, दिया हुआ ट्रीटी, दिया हुआ विक्ट्री और दिया हुआ पीस। वॉर से पीस कभी नहीं आता, वॉर से विक्ट्री कभी नहीं आती, वॉर से ट्रीटी, ट्रीटी मतलब संधि। ट्रीटी का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, संधि। तो वॉर से संधि नहीं होती है, वॉर से तो नुकसान होता है। वॉर से पहले की स्टेप होती है संधि। अगर आपका कोई देश है, कोई दूसरा देश है जो मान लीजिए संधि करना चाहता है, वो आपके सामने घुटने टेक लिया, उसने हाथ जोड़ लिया कि भाई हम नहीं लड़ना चाहते हैं, हम संधि कर रहे हैं, हम आपकी गुलामी में आ रहे हैं, तो वो ट्रीटी होता है। ट्रीटी उसे भी कह सकते हैं जो दो देशों के बीच में एमओयू होता है कि हाँ आप इतना ही कर पाएंगे, इससे आगे नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन होना, उसे भी हम संधि बोलते हैं। कई तरीके से हम बोल सकते हैं ट्रीटी होना। तो यहाँ पे ट्रीटी का मीनिंग होता है संधि। अब डिस्ट्रक्शन, देखो डिस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है। डिस्ट्रक्शन का यहाँ पर जो सिंपल सा मीनिंग निकलता है वो निकलता है बर्बाद करना, नष्ट कर देना, बुरी तरीके से खराब कर देना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन होना। तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बन रहा है वो क्या बनता है, डिस्ट्रक्शन बनता है, क्योंकि लड़ाई से केवल बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन रहा है वो बनता है डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी। चलिए, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया है। देखो
क्वेश्चंस कई तरीके से होते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट एग्जाम में आस्किंग क्वेश्चन है, तो आपको इन क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आपसे यहाँ पे पूछा गया है स्क्वायर और फिर दिया गया डायमंड, सर्कल और वॉट। देखो अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ स्क्वायर और देन डायमंड, तो यहाँ पर अगर आप इसे केवल नाम से पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है आप फंस जाओ। थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल और यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, है ना। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से डायमंड दिया हुआ है, सर्कल से क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। समझो करना क्या है इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, एक इमेज बना के बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ में आए और आपको ये पता लग जाए कि कैसे आंसर करना है। देखो स्क्वायर होगा तो ये लाइक कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। डायमंड होगा कुछ ऐसा होगा, है ना। यानी कि आपने इसकी मेजरमेंट को ही तो थोड़ा घुमाया है, आपने इसकी मेजरमेंट को 45 डिग्री पे घुमा दिया, तो लाइक ये स्ट्रक्चर किसी बनी है, एक डायमंड की स्ट्रक्चर बनी है, यानी इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन रही है। तो सर्कल लाइक कुछ ऐसा होता है। अब आप इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करो, दूसरी स्ट्रक्चर में दबाओ, तो आप इसे थोड़ा सा घुमाओगे या दबाओगे या किसी तरीके से कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, स्मूथ बनेगा? नहीं, पहला वाला ऑप्शन रिजेक्ट। क्या बन रहा है, राउंड। राउंड तो ऑलरेडी सर्कल होता ही है राउंड, तो वो नहीं होगा, यानी दूसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट। थर्ड ओवल, अंडाकार, यस ऐसा हो सकता है, तो ये इसे हम बोलते हैं ओवल यानी कि अंडाकार स्ट्रक्चर। तो ये क्या बोलेंगे, अंडाकार स्ट्रक्चर। एंड द फोर्थ वन इज सिल्वर, जो कि नहीं होता है। तो अब आपको पता लगा कि पहला दूसरा चौथा आपका रिजेक्ट हो गया और आपका आंसर क्या बन रहा है, ओवल बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर से आप डायमंड बना रहे हो तो इसकी स्ट्रक्चर को बदल रहे हो आप, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सर्कल को अगर अंडाकार में ला रहे हो तो आप इस स्ट्रक्चर को बदल रहे हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ नई स्ट्रक्चर बन रही है, इसमें आपकी नई स्ट्रक्चर बन रही है तो इसमें भी आपकी नई स्ट्रक्चर बन रही है। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं सर्कल का जो आंसर बनेगा दैट इज कॉल्ड ओवल। ओवल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, एक सही जस्टिफिकेशन ओवल यहां पर इसको देता है, ठीक है गाइस। चलिए तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया कि क्या लॉजिक था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और क्या रीजन था इस क्वेश्चन के पीछे ओवल को आंसर करने का। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन मशीन। देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं मैन और यहां पे दिया हुआ है मशीन और यहां पे आगे दिया हुआ है मास्टर और दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो मैन और मशीन, मैन तो आप जानते ही हैं आदमी होता है, मशीन मशीन ही होती है, मशीन को हम ये लिख सकते हैं। मास्टर, मास्टर लाइक देखो मास्टर क्या होता है, मास्टर एक पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सेना में सेनापति होता है जो आदेश देता है अपने गुलामों को कि जाओ वहाँ पे काम करो या ये काम करो। मास्टर, मास्टर अगर हम मास्टर को किसी दूसरे टर्म में बात करें तो मास्टर आदेश देता है। यहाँ पे मास्टर एक अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मास्टर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मास्टर, उसे मास्टर बोलते हैं। अब आप समझो मास्टर को कैसे रिलेट करोगे, किस तरह से रिलेट करोगे। देखिए आदमी जो होता है वो ऑर्डर दे रहा है किसको, मशीन को, और ऑब्वियस ही बात है आदमी ही तो गाइड करता है कि इस मशीन को ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है, यानी कि आदमी ऑर्डर दे रहा है मशीन को काम करने के लिए। तो मास्टर किसको ऑर्डर देगा, अब वो इंपॉर्टेंट है और वो ढूंढना भी पड़ेगा। तो क्या मास्टर अपने वर्कर को ऑर्डर देगा? देखो वर्कर कंपनी में काम करने वाला अलग होता है, ठीक है, दैट इज द डिफरेंट थिंग कि मास्टर उसको आदेश दे रहा है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे हमें मास्टर को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। मैनेजर दिया हुआ है, ठीक है, मास्टर मैनेजर भी है यहाँ पे, हाउस, और देन दिया हुआ है स्लेव, दास, गुलाम, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्लेव यानी कि दास यानी कि गुलाम। तो देखिए मैन अगर मशीन को आदेश दे रहा है, मशीन को काम करने के लिए बोल रहा है, इसी तरह से जो मास्टर होता है वो अपने गुलाम को आदेश दे रहा है। ये एक डिफरेंट टर्म है। मास्टर यहाँ पे एक सुप्रीम अथॉरिटी की बात हो रही है और वो अपने गुलाम को आदेश दे रहा है कि आप ऐसे काम करिए, इस तरीके से काम करिए, या आप चले जाइए। ये सारी चीजें कौन कर रहा है, मास्टर कर रहा है। सो दैट्स व्हाई जो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर बनता है, जो क्या बनता है, सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे बनता है, वो क्या बनता है, स्लेव बनता है, दास बनता है, गुलाम बनता है। क्लियर है? तो सिंपली हम इस क्वेश्चन का जो आंसर रखेंगे वो क्या रखेंगे, ऑप्शन डी रखेंगे।
क्या बोलेंगे? यस, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है गाइस, चलिए तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, स्क्रैप, फूड, लीज, वॉट, नया वर्ड है ना स्क्रैप। देखो, स्क्रैप को यहां पर रिलेट किया है फूड से, स्क्रैप को किससे रिलेट किया है? फूड से रिलेट किया है। और लीज यहां पर पूछा गया है ना। अब हमें ये देखना है कि स्क्रैप का फूड से क्या रिलेशन है, क्योंकि नीचे दिया हुआ है ब्रेड, नीचे दिया हुआ है टी, नीचे दिया हुआ है वाइन और नीचे दिया हुआ है राइस। आप ये देखो सबसे बेस्ट आंसर क्या बनता है। देखिए, जब आप किसी फूड की बात कर रहे हो, खाने की बात कर रहे हो, ठीक है, फूड की बात कर रहे हो, खाना हम खा रहे हैं, खाना हम छोड़ दिए, ठीक है, हमने खाना खाया, हम किसी शादी पार्टी में गए, खाना हमने छोड़ दिया, तो एक तरह से जो वेस्ट मटेरियल चला गया उसको हमने क्या बोला? स्क्रैप बोला। उसको हमने क्या बोला? स्क्रैप बोला। खाना खाया, छोड़ा, फेंक दिया, झूठा बोल सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं, तो उसको हमने स्क्रैप बोला। लीज किस चीज से आएगी? आप ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे पहला टर्म है ब्रेड, ब्रेड नहीं आता, सेकंड टी, थर्ड वाइन और फोर्थ राइस, तो ध्यान रखिएगा इसका जो लीज बनता है, लीज किससे बनता है? वाइन से बनता है। यानी वाइन को पीने के बाद जो बेकार होता है, जो फेंक दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लीज बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं वाइन से जो वेस्ट होता है, जो बेकार होता है, जो फेंकने वाली चीज़ होती है, उसको लीज बोला जाता है। उसी तरह से फूड से भी बेकार चीज़ जो होती है उसको स्क्रैप बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर एक टर्म दिया गया है कि किस तरह से स्क्रैप फूड से रिलेटेड है और किस तरह से लीज जो है वाइन से रिलेटेड है। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको समझ में आया किस तरीके से लीज जो है वाइन से रिलेटेड होती है। ठीक है, चलिए, अगर आपका ये क्वेश्चन क्लियर है तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सेफ और देन दिया हुआ है सिक्योर। सेफ का सिक्योर से क्या रिलेशन है और आपको ढूंढना है प्रोटेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखो, सेफ और दिया हुआ है सिक्योर और उसके बाद दिया हुआ है प्रोटेक्ट और दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। सेफ का मतलब क्या होता है? सेफ का मतलब होता है बचा के रखना, सिक्योर का मतलब भी बचा के रखना होता है। तो सेफ और सिक्योर बोथ आर द सिनोनिम्स, दोनों की दोनों क्या है? सिनोनिम्स है, बचा के रखना। क्लियर है? क्या बोलेंगे? बचा के रखना। तो दिस इज द मीनिंग, दिस इज द सिनोनिम्स। ये दोनों के दोनों क्या हुए? सिनोनिम्स हुए। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों है सिनोनिम्स। सेफ एंड सिक्योर क्या बोलते हैं? सेफ एंड सिक्योर बोलते हैं, यानी इस सेंस में बोलते हैं कि दोनों को एक ही मीनिंग दे रहे हैं, बचा के रखना। क्या बोलते हैं? बचा के रखना। तो सेफ एंड सिक्योर जो है यहाँ पे बचाव के रखने को बोलते हैं। अब प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट का मतलब एक तरह से बचाव की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं? बचाव की। अब बचाव क्या होता है? कंजर्व करना। देखो, कंजर्व भी एक तरह से बचाव के लिए होता है, लेकिन आप देखो कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना। क्या बोलते हैं? संरक्षित करना, इसे कंजर्व बोलते हैं। तो बचाव करना नहीं हुआ, उसको तो हमने बचा के रखा है, संरक्षित किया है। तो कहीं पर भी ये प्रोटेक्ट के लिए नहीं बनेगा। श्योर, श्योर यहाँ पे जो होता है वो निश्चित के लिए होता है। किसके लिए टर्म यूज करते हैं? निश्चित के लिए टर्म यूज करते हैं। और देन गार्ड और देन लॉक। तो सिंपल, गार्ड करना। क्या करना? गार्ड करना। और गार्ड क्यों होता है? वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। गार्ड, गार्ड का मतलब ही होता है प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि वो घर में किसी भी तरह के पर्सन को नहीं आने दे, ऑफिस में किसी भी तरह के पर्सन को नहीं आने दे। तो उसके टर्म में हम किसको यूज करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड को यूज करते हैं, यानी कि गार्ड टर्म को यूज करते हैं। तो गार्ड जो होता है वो यहाँ पर इंडिकेट करता है बचा के रखने को। किसको यूज करता है? बचा के रखने को यूज करता है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा गार्ड, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है स्टूडेंट? बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं सेफ एंड सिक्योर जो यहाँ पर है एक दूसरे को बचा के रखने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से प्रोटेक्ट और गार्ड यहाँ पे होता है, और प्रोटेक्ट यानी कि गार्ड यानी बचा के रखने को ये यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ।
मैं जब बोलूं तब दिखाना, दोबारा शुरू करना। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे कि स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है। कहा गया चेयर फर्नीचर। देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं चेयर और देन यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर, है ना, हमें ये देखना है चेयर का फर्नीचर से क्या रिलेशन है। उसी तरह से हम यहाँ पे शू का जो है वो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, आई थिंक सो आप सभी लोगों ने इसे कर लिया है, सही आंसर आपका आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है किसी का तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, चेयर जो है ये किस कैटेगरी में आता है? फर्नीचर की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? यानी वी कैन से चेयर कम्स इन कैटेगरी ऑफ फर्नीचर। जो चेयर होता है वो फर्नीचर की कैटेगरी में आता है। अगर चेयर जो है अगर फर्नीचर की कैटेगरी में आता है तो सिंपल सा आंसर है कि शू किसकी कैटेगरी में आएगा? ऑब्वियस सी बात है, सॉक्स की कैटेगरी में कभी नहीं, फुटवेयर की कैटेगरी में यस, लेदर की कैटेगरी में नहीं, कॉबलर की कैटेगरी में नहीं, क्योंकि शू जो होता है वो आपके फुटवेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे? यहाँ पे हमारा आंसर होगा फुटवियर। क्या आंसर होगा? फुटवियर आंसर होगा। तो गाइस ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो ये जो डिपेंड करता है कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज किसकी कैटेगरी में आती है और किसी कैटेगरी में नहीं आती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं चेयर की कैटेगरी, चेयर जो है फर्नीचर कैटेगरी में आता है, शू जो है आपके फुटवियर की कैटेगरी में आती है। क्लियर है गाइस? चलिए तो मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर दिया जा सकता है। टाइपिस्ट, क्या दिया गया है? टाइपिस्ट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है टाइपराइटर। क्या दिया गया है? टाइपराइटर दिया गया है। तो टाइपिस्ट, टाइपराइटर और राइटर यहाँ पे दिया गया है। अब आपको ये देखना है कि राइटर के बाद यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा। तो देखो, टाइपिस्ट, टाइपराइटर, राइटर, व्हाट? बुक, पेपर, स्क्रिप्ट एंड पेन। तो समझने वाली बात यह है, टाइपिस्ट किस पर काम करता है? टाइपराइटर पे काम करता है। ठीक है, या टाइपिस्ट जो होता है टाइपराइटर की हेल्प के थ्रू लिखता है, ये कह सकते हैं। तो जो टाइपराइटर होता है वो हेल्प करता है टाइपिस्ट को टाइप करने के लिए। तो यहां पर राइटर की हेल्प कौन करेगा कि वो यहाँ पे राइट कर सके यानी लिख सके। तो बुक आएगा नहीं, पेपर आएगा नहीं, स्क्रिप्ट आएगा नहीं, यस, पेन इज द आंसर। क्यों? क्योंकि जो पेन होगा वही हेल्प करेगा एक राइटर को कुछ लिखने के लिए, उसकी क्या करेगा? मदद करेगा। That's why we can say the correct answer of this question is pen, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने इस क्वेश्चन का आंसर पेन रखा है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार फिर से। टाइपराइटर की मतलब एक टाइपिस्ट की जो हेल्प करता है वो टाइपराइटर करता है, यानी टाइपराइटर की हेल्प से टाइपिस्ट जो है वो टाइपिंग कर पाता है, वो लिख पाता है। सेम एज वेल एज एक पेन की मदद से एक राइटर जो है वो राइट कर पाता है, कुछ लिख पाता है। क्लियर है? चलिए तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट और ए बाइसाइकिल व्हाट। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि बोट यानी कि आपके लिए यहाँ पे बोला एक जहाज के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बोट, ठीक है, यानी कि नाव की हम बात कर रहे हैं, जहाज की हम बात करते हैं, वो होता है यहाँ पे ओरी। ओके, और इसके बाद दिया हुआ बाइसाइकिल और देन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसका रीजन क्या होगा। देखिए, बोट यहाँ पर है, बोट के लिए हम यहाँ पे कह रहे हैं नाव यहाँ पर है। ओरे यहाँ पर जो हेल्प करता है यानी कि नाव जिससे बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओरे। ठीक है, तो ओरे यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है? नाव जिस मटेरियल से बनती है उसको ओरे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओरे बोलते हैं। तो बाइसाइकिल किससे बनती है? बाइसाइकिल पैडल से, सीट से, रोड से या व्हील से। तो हम कह सकते हैं सीट से तो बाइसाइकिल नहीं बनती, रोड से भी नहीं बनती और व्हील से भी नहीं बनती। यानी कि बाइसाइकिल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है पैडल। अगर पैडल है तो बाइसाइकिल है, अदरवाइज वो बाइसाइकिल नहीं है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यस,
पैडल से बाईसाइकिल बनती है, यानी पैडल के थ्रू वो हमें लगता है कि यस ये इट इज़ अ बाईसाइकिल, ये बाईसाइकिल है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर बनता है वो बेस्ट आंसर क्या होता है, इसका पैडल होता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यस पैडल इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है बुक, पब्लिशर, फिल्म एंड देन व्हाट। देखो अगर यहां पे मैं बात करता हूं बुक की और देन यहां पे इसे रिलेट किया गया है पब्लिशर से, ठीक है, बुक पब्लिशर, और यहां पे है फिल्म। वैसे तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना चाहिए, आपको आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। तो बुक का पब्लिशर से क्या रिलेशन है बता दूं। देखो बुक को लिखने वाला राइटर होता है, कि किसी किताब को लिखता है वो राइटर होता है, लेकिन उसको पब्लिश करने के लिए पब्लिशर की जरूरत होती है। उसके पास राइट्स होते हैं कि वो एक बुक को पब्लिश कर सकता है। वो फिर कोई भी राइटर हो उससे उसको मतलब नहीं है, बस अगर वो उसके पास आता है तो वो उसकी किताब को पब्लिश कर सकता है। और ध्यान रखिए तो किसी भी बुक को पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशर की जरूरत होती है। सेम इसी तरह से फिल्म आप सब लोग देखते हैं, क्या फिल्म डायरेक्टली आ जाती है? क्या कोई हीरो या हीरोइन मिलकर के विलन के साथ पिक्चर बना लेते हैं? नहीं, फिल्म बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक प्रोड्यूसर की जरूरत होती है, जो उस पर इन्वेस्टमेंट करेगा, जो उसके ऊपर खर्चा करेगा, जो उसकी कई सारी चीज़ों की देखरेख करेगा, देखभाल करेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उन चीज़ों को, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिल्म बोलते हैं। तो एक फिल्म के लिए हमेशा किसकी जरूरत होती है? प्रोड्यूसर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रोड्यूसर की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन का जो आंसर कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूसर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर डायरेक्ट करता है पिक्चर को कैसे बनानी है, एडिटर एडिटिंग करता है कि हाँ भाई कहाँ पे कट लगाने हैं, कहाँ पे चीज़ें गलत है, कहाँ सही करनी है, राइटर स्क्रिप्ट लिखने का काम करता है, लेकिन पिक्चर को प्रोड्यूस करने का काम, बनाने का काम केवल प्रोड्यूसर का होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियो, लिसनर, फिल्म क्या होगा? देखो रेडियो की बात करते हैं और लिसनर की हम बात करते हैं, है ना, LISTENER, है ना। तो ये हो गया फिल्म, हम यहाँ पर दिया गया फिल्म टर्म यहाँ पे दिया गया है और फिल्म को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो रेडियो, लिसनर, भाई रेडियो से हम सुनने का काम करते हैं। रेडियो से क्या काम करते हैं? सुनने का काम करते हैं, ठीक है। अगर हम रेडियो से सुनने का काम करते हैं तो फिल्म से हम क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं, कुछ सीखने का काम करते हैं, कुछ नई चीज समझने का काम करते हैं। तो रेडियो केवल सुनने के काम आता है, फिल्म जो है व्यू करने के काम में आता है। व्यूअर क्या करने का काम आता है? व्यूअर करने का काम आता है, यानी देखने काम में आता है। दैट्स वाई प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सी, व्यूअर। क्या होगा? सी होगा। क्लियर गाइस? चलिए तो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थंडर, थंडर, रेन, नाइट, क्वेश्चन मार्क। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार SSC और रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। दैट्स वाई ये इस सेशन में आपके लिए रखा गया है। थंडर का रेन से क्या रिलेशन? देखो थंडर, है ना, रेन, इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे नाइट और क्वेश्चन मार्क, नाइट और देन क्वेश्चन मार्क। देखो थंडर का मतलब क्या होता है? तूफान होता है। क्या होता है? तूफान होता है। रेन का मतलब होता है बारिश। क्या होता है? बारिश। नाइट का मतलब होता है रात। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे वो समझो। देखो थंडर को रेन यानी कि बारिश से कैसे रिलेट करेंगे मैं आपको बता दूं। तूफान से पहले बारिश होती है, पहले धीमी धीमी बारिश होती है। ऐसा तो नहीं होता ना अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग जाती है, नहीं, पहले थोड़ी धीमी बारिश होती है और वो धीरे धीरे तेज होती है, यानी टेक्स टाइम। तो तूफान से पहले वाला जो टाइम होता है वो एक बारिश का होता है और फिर ज़्यादा बारिश होती है तो तूफान आना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ बिजली कड़कड़ाती है और देन तूफान आता है ना। तो बारिश से पहले क्या आता है? तूफान आता है। तो तूफान से पहले बारिश या बारिश के बाद में तूफान, है ना। तो कहेंगे तूफान से पहले क्या होती है? बारिश होती है। तो रात से पहले क्या होती है? सुबह? नहीं, रात से पहले होती है शाम, यानी कि पहले होती है शाम, यानी कि इवनिंग, और इवनिंग के बाद क्या होती है? नाइट होती है, यानी रात होती है।
सो दैट्स वाई यहाँ पर करेक्ट आंसर डे नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इवनिंग। क्लियर है? तो इसलिए हम बोलेंगे शाम इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इवनिंग होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन, और माउंटेन को यहां पर हिल से जोड़ा गया है। ट्री को किससे जोड़ेंगे? देखिए माउंटेन, हिल, माउंटेन का मतलब आप समझ जाइए पर्वत की हम बात कर रहे होते हैं। किसकी? पर्वत की। ये क्या होता है? पहाड़ी होता है। हिल क्या होता है? पहाड़ी होता है। हिल एरिया हम बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं। ट्री और इससे किससे रिलेट करेंगे? देखो माउंटेन का एक छोटा रूप होता है ना, माउंटेन का एक छोटा रूप होता है, मतलब बड़े बड़े पर्वतों की हम बात कर रहे हैं। तो पर्वतों की बात नहीं करके एक छोटे से एरिया की बात करते हैं। एक छोटे से एरिया में पहाड़ होता है। हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ हो, आपके गांव में एक पहाड़ हो, है कि नहीं? तो माउंटेन का जो छोटा रूप होता है, क्या होता है? एक छोटा रूप जो होता है उसको हम बोलते हैं हिल, पहाड़ी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं। इसी तरह से पेड़, ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। तो पेड़ का एक छोटा रूप होता होगा। अब वो छोटा रूप क्या होता है? क्या होता है? पहला ऑप्शन देखो ग्राउंड, सेकंड लीफ, थर्ड फॉरेस्ट, चौथा श्रब। यानी कि आंसर क्या होगा? श्रब होगा। श्रब क्यों होगा? क्योंकि श्रब का मतलब होता है झाड़ी। क्या होता है? झाड़ी। तो पेड़ का एक छोटा रूप होता है झाड़ी, श्रब। तो ग्राउंड नहीं होगा सही आंसर, लीफ नहीं होगा सही आंसर, ना ही फॉरेस्ट होगा। और जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता चुका हूं, क्या होगा? श्रब होगा, यानी कि झाड़ी होगा। क्लियर स्टूडेंट? बात समझ में आई? चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर, पेशेंट। देखो यहां पे दिया हुआ है डॉक्टर और यहां पे दिया हुआ है पेशेंट, है ना? डॉक्टर को यहां पे पेशेंट से रिलेट कर रहे हैं और पॉलिटिशियन यहां पे दिया हुआ है, पॉलिटिशियन। अब देखो डॉक्टर किसकी देखरेख करता है? पेशेंट की देखरेख करता है, पेशेंट को देखता है। यानी कि डॉक्टर जो होता है वो अ नंबर ऑफ पेशेंट को देख सकता है, अ नंबर ऑफ पेशेंट को देख सकता है, यानी बहुत सारे पेशेंट को देखता है। वो उनको सही करने की कोशिश करता है, उनकी मतलब उनकी बीमारी को दूर करने की वो पूरी कोशिश करता है। तो दैट इज कॉल्ड डॉक्टर। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप जिसे हम बोलते हैं, जो मतलब एक मरते हुए पेशेंट को भी वो सही कर देता है। दैट इज कॉल्ड डॉक्टर। तो डॉक्टर जो होता है नंबर ऑफ पेशेंट को देखता है। सेम एज वेल एज पॉलिटिशियन, एक नेता, ठीक है, किसको देखता है? मासेस को, वोटर को, पावर को या चेयर को। तो सिंपल समझ जाओ, ना तो वो पावर को देखता है ना वो चेयर को देखता है, वो मास को देखता है। समझ रहा है? एक पॉलिटिशियन ये देखता है कि मासेस कहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग कहाँ पे हैं। उसका ध्यान किसी भी एक वोटर पे नहीं होता, उसका ध्यान मास ऑफ पीपल पे होता है, बहुत सारे लोगों पे होता है। इसीलिए ध्यान रखना, डॉक्टर की नज़र हमेशा पेशेंट पे होती है, तो पॉलिटिशियन की नज़र हमेशा मासेस पे होती है, बहुत सारे लोगों पे होती है। तो यहाँ पे जो मास होता है वो इंडिकेट करता है अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पर्सन, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन होता है, उसके ऊपर नजर होती है किसकी? पॉलिटिशियन की। दैट्स वाई यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चॉइस होती है वो यहाँ पर क्या होगी? आपकी मासेस होगी। क्या होगी? मासेस होगी, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए तो मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया प्रेसिडेंट स्टेट व्हाट? भाई मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आ जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। इंडिया में क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। अब देखो इंडिया में प्रेसिडेंट होगा यानी राष्ट्रपति होगा, तो स्टेट में कौन होता है? यानी कि इंडिया में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ठीक है, वो पावर का यूज करता है। प्रथम फर्स्ट पर्सन होता है इंडिया के अंदर जिसको प्रेसिडेंट के थ्रू इंडिकेट करते हैं। स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट का जो पावर होता है वो उसके सीएम के पास होता है, चीफ मिनिस्टर के पास होता है। तो ये जीके जीएस का क्वेश्चन था जो कि मुझे लगता है सबके पास इसका आंसर होगा, सब इसको जानते होंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिंपली आंसर बता देता हूँ, चीफ मिनिस्टर होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर, एटमोस्फेयर, वाटर, व्हाट? देखो एयर, एटमॉस्फेयर, है ना, एयर, एटमॉस्फेयर, और देन दिया हुआ है वाटर, और देन दिया हुआ है व्हाट। देखो इस क्वेश्चन से पहले हाइड्रोस्फेयर यहां पे एक टर्म है, ठीक है,
क्या है, हाइड्रोस्फीयर। सेकेंड टर्म यहाँ पे दी हुई है इकोस्फीयर, इकोस्फीयर यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड टर्म यहाँ पे दी हुई है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। एंड द फोर्थ टर्म यहाँ पे दी हुई है स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर जलीय मंडल, किसको बोलते हैं, जलीय मंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे ये तो इंडिकेट करता है जलीय मंडल को, ठीक है। इकोस्फीयर इकोसिस्टम को इंडिकेट करता है, ठीक है। बायोस्फीयर जैव मंडल को हम बोल सकते हैं, इसको जैव मंडल, है ना, ये हो गया जैव मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर ये समताप मंडल, आपने नाम सुना होगा कि आप जैसे आसमान की तरफ ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारे पास चार लेयर्स होती है, ठीक है, शोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, कुछ इस तरीके से। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है ये होता है समताप मंडल। क्या होता है, समताप मंडल। अब देखो एयर से एटमॉस्फेयर बना, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एयर होती है, इसीलिए एयर से क्या बना, एटमॉस्फेयर बना, ठीक है। तो जब हमें पता है कि एयर से एटमॉस्फेयर बनता है तो पानी से क्या होगा, इनमें से कौन जो है जल को इंडिकेट करता है, यस, हाइड्रोस्फीयर जल को इंडिकेट करता है। सो इसलिए कहते हैं जलीय मंडल यहाँ पर होगा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर यानी जलीय मंडल। तो हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, जलीय मंडल देंगे। क्लियर है गाइस, समझ में आया कि क्यों हमने इसका आंसर हाइड्रोस्फीयर दिया है। चलिए तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है स्टील अलॉय जिंक वॉट। देखो अगर हम बात करते हैं स्टील और हम बात करते हैं अलॉय, तो देखो समझ जाओ अलॉय किससे बनता है, स्टील से बनता है। यानी जितने भी अलॉय आप देखते हैं वो सभी स्टील के होते हैं, ठीक है। तो जब आपको पता है कि अलॉय जो है स्टील से बनता है, तो ये जो कह सकते हैं जिंक से क्या मतलब, जिंक का किससे रिलेशन होगा, जिंक है क्या, पहली बात तो जिंक क्या, एक मेटल है, जिंक क्या हुई, मेटल हुई, तो हम यहाँ पे कहेंगे मेटल। तो अलॉय जो है स्टील से बनता है, तो मेटल किससे बनता है, जिंक से बनता है। यानी कोई भी धातु किससे बन रही होती है, जिंक से बन रही होती है। नॉन मेटल नहीं होगा, सॉल्ट नहीं होगा, हेलोजन नहीं होगा। हेलोजन एक गैस है, सॉल्ट का यहाँ पे रिलेशन नहीं बनता, नॉन मेटल यहाँ पे है नहीं। ये तीनों वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं और जैसे रिजेक्ट हो जाते हैं आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है गाइस, चलिए तो चलिए गाइस अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एनर्जी जूल वॉल्यूम वॉट। देखो अगर हम बात करते हैं एनर्जी और यहां पे रिलेट किया गया है जूल, ठीक है, एनर्जी को किससे रिलेट किया गया, जूल से रिलेट किया गया, तो किससे रिलेट है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को यहां पे रिलेट करना है, पता करना है। तो सबसे पहली चीज समझो, जूल जो होता है इट्स अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। जूल एक मात्रक है किसका, एनर्जी का। तो जूल इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, जूल जो है एनर्जी का मात्रक है। तो वॉल्यूम को किस में नापा जाता है, वॉल्यूम को किस में नापा जाता है, सॉलिड, कैपेसिटी, किलोग्राम या लीटर। यस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लीटर, क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा लीटर में ही नापा जाता है। जब भी आप वॉल्यूम की बात करोगे हमेशा आप उसमें लीटर की बात जरूर करोगे, लीटर की बात जरूर सुनोगे। तो चलिए कंप्यूटर जी एक बार इसे हटा दिया जाए। सो गाइस ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ टॉप 50 एनालॉजी। ध्यान रखिएगा ये आपके टॉप 50 एनालॉजी का केवल पार्ट 1 था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ इसका पार्ट 2 भी शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि पार्ट 1 बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, टू द पॉइंट हमने सॉल्व किया, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। Adda 247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट।